हेलो बच्चों, आज जो पढ़ने वाले हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का दूसरा नाम टीसीएस साइकिल और सीईसी को बोला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रेब साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है सिट्रिक एसिड बनता है। और जब सिट्रिक एसिड की बात अगर कर रहे हैं तो इससे पहले अगर मान लीजिए इसका हम साइट की बात कर ले रहे हैं, क्या इसका साइट यानी कि ये किस जगह पर प्रेजेंट होता है। अगर इन यूकेरियोट की बात कर ले, तो ये होता है आपको मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां पर एक चीज पूरे क्रेब साइकिल आपको मैट्रिक्स के अंदर मिलेगा, लेकिन एक एंजाइम है जो कि एसडीएच एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, एसडीएच सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि ये प्रेजेंट होता है आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास में। ये होगा आपको प्रेजेंट होता है फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट होता है। और एसडीएच एंजाइम ये एक और इसका भी पार्ट है, एसडीएच एंजाइम प्रेजेंट होता है आपको यहाँ पे ईटीएस साइकिल चलता है उस जगह पर भी इसका रोल है, इसलिए बोला जाता है एसडीएच एंजाइम आल्सो टेक पार्ट इन ईटीएस, यानी कि ये ईटीएस का भी पार्ट है। इसलिए एसडीएच एंजाइम इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको बोला जाता है मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एसडीएच एंजाइम का। लेकिन जब क्रेब साइकिल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर, एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर कहां चलेगा, एक बार इसका भी हम देख लेते हैं, साइड बता दे रहे हैं। एरोबिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है आपको साइटोप्लाज्म में। कहां पर होगा बच्चों? साइटोप्लाज्म में, या इसी को साइटोसोल में, साइटोसोल। लेकिन फिर यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर यहां पर एसडीएच एंजाइम, जैसे यहां पर यूकेरियोट की बात की तो एसडीएच एंजाइम कहां प्रेजेंट है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। लेकिन फिर यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया में एसडीएच एंजाइम कहां पर रहेगा? तो यहां का एसडीएच एंजाइम आपका प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेसोसोम, बैक्टीरिया के अंदर मेसोसोम बोला जाता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्रेब साइकिल को एक बात और बोला जाता है कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का, क्योंकि हम जो भी चीज खाते हैं आखिर उसका एनर्जी फॉर्मेशन करना है। जैसे मान लो कुछ, जैसे इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस चला, तो ग्लाइकोलाइसिस ये कॉमन पाथवे एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया सभी में चलेगा। लेकिन जब ये पाथवे की बात करते हैं तो सिर्फ ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सिर्फ क्रेब साइकिल चलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया में हो या बैक्टीरिया में हो तो एरोबिक बैक्टीरिया में, अगर हमारे अंदर में भी अगर मान लीजिए कुछ मसल्स में जब रनिंग करते हैं तो वहां पर क्या होता है? पेन होने स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगा। जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो वहां पर क्रेब साइकिल यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में चलकर वहां पर फर्मेंटेशन चलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम थोड़ा सा पेन देना स्टार्ट होता है। फिर जैसे हम रनिंग रुकते हैं, थोड़ा सा सांस लेते हैं और उसके बाद फिर से जो भी पेन होना स्टार्ट होता है वो खत्म हो जाता है, यानी कि वहां से फिर से एरोबिक रेस्पिरेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसको बोला जाता है। हाँ, एक चीज और, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए ये क्रेब साइकिल का डिस्कवर कौन किए थे, वैसे जनरली एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया है तो, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। जैसे क्रेब साइकिल की बात करते हैं तो क्रेब साइकिल को डिस्कवर किया था हैंस क्रेब ने। और हैंस क्रेब कहां किए थे? फ्लैट मसल सेल्स ऑफ पीजन। अब फ्लैट मसल सेल्स में क्या होता है? क्योंकि फ्लैट मसल सेल्स में जैसे चीना बर्ड को जब फ्लैट करता है तो उसको घंटों तक उसको रनिंग करना पड़ता है, ऊपर उड़ना पड़ता है, तो उसको ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ता है। और उस जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जब ज्यादा होगा तो वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, इसलिए फ्लैट मसल सेल्स में ये प्रेजेंट होता है ज्यादा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर यूकेरियोट में ये शायद थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये वाला पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक ना। और इसमें जैसे एक बात और हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्रेब साइकिल का पाथवे स्टार्ट करने से पहले। जैसे ग्लूकोज से यहाँ पे 2 मोल्टोस ऑफ पार्विक एसिड का फॉर्मेशन होता है, पार्विक एसिड का फॉर्मेशन होता है, पार्विक एसिड का फॉर्मेशन। जैसे मान लो 2 मोल्टोस बना, इसके अंदर तीन कार्बन करके रहता है। अब पार्विक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ O2 है, इन प्रेजेंस ऑफ O2 है तो एरोबिक रेस्पिरेशन चलाएगा, और ऑक्सीजन के एब्सेंट है तो फर्मेंटेशन चलाएगा। ठीक ना, तो यहां पर अगर मान लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन चला रहा है
तो ये यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। अब यहाँ पर एक स्टेप चलता है डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि यहाँ पे पायरुविक एसिड जो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, यहाँ पे 5 कोफैक्टर भी काम करता है, लिपोइक एसिड, उसके बाद थियामिन पायरोफॉस्फेट, Mg2+ आयन, और उसके बाद कोएंजाइम, और एक यहाँ पर NAD, एक और NAD+, और ये कन्वर्ट होता है NADH2 में। और यहाँ पे जो बताया आपको LA लिपोइक एसिड काम करता है, जो कोफैक्टर है, उसके बाद TPP थियामिन पायरोफॉस्फेट, Mg2+ आयन, और एक और यहाँ एक कोएंजाइम, यानी कि यहाँ पर 5 कोफैक्टर काम करता है। अब यही एसिटाइल कोएंजाइम, क्योंकि इसके अंदर में 3 कार्बन है, तो इसके अंदर कितना 2 कार्बन हो गया। अब यही एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, ठीक ना। तो अब ये जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बाइंड करके वहां पर फर्स्ट सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम बोला जाता है यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि फर्स्ट जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है सिट्रिक एसिड का बनता है, ठीक ना। चलिए अब हम थोड़ा सा इसका पाथवे देख लेते हैं। चलिए यहां पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर 4 कार्बन होता है, 4 कार्बन। अब ये कन्वर्ट होता है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में, सिट्रिक एसिड में। एक चीज और यहां पर इंटर करता है आपका, यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम, जो अभी बताया ना एसिटाइल कोएंजाइम, ये एक बार नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, 3 बार PY2 में नीट में पूछा गया है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम किस कॉमन, क्योंकि जब प्रोटीन को देखते हैं और उसके बाद फैट को देखते हैं और कार्बोहाइड्रेट का, तो यानी कि ये तीनों चीज का कॉमन जो है ना एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक ना। अब एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन अभी तुरंत बता है, 2 कार्बन होगा, कितने 2। इसके पास ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास में कितने कार्बन है 4, तो 4 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, तो सिट्रिक एसिड के पास में कितने कार्बन हो गया 6 कार्बन हो गया, कितने 6 कार्बन। और यहां पर एक एंजाइम का नाम सिट्रिक या सिट्रेट सिंथेज काम करता है, और यहां पर H2O ऐड होता है। और यहां पर जैसे एसिटाइल कोएंजाइम है ना, तो 2 कार्बन इसमें ऐड होता है, यहां पर एसिटाइल ये कोएंजाइम रिलीज हो जाएगा। अब सिट्रिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सीस एकोटिनेट में, सीस एकोटिनेट में, किसमें कन्वर्ट होगा सीस एकोटिनेट में। फिर सीस एकोटिनेट के बाद ये कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट में। फिर आइसोसिट्रेट ये कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटेट में, सॉरी ये ऑक्जेलो सक्सिनेट में, सॉरी ऑक्जेलो सक्सिनेट में। ऑक्जेलो सक्सिनेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटेट में, अल्फा कीटोग्लूटेट में। अल्फा कीटोग्लूटेट कन्वर्ट होगा सक्सिनाल कोएंजाइम में, सक्सिनाल कोएंजाइम ए में। सक्सिनाल कोएंजाइम के बाद ये पाथवे करेगा सक्सिलिक एसिड या सक्सिनेट में, सक्सिनेट में। फिर सक्सिनेट ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट के बाद ये कन्वर्ट होता है मैलेट में। ये देखो बच्चों इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा, जैसे मान लो इसको याद करने का अगर तरीका बताते हैं तो इसको याद कर सकते हैं आकाश कैरियर कोचिंग, आकाश करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ काशी, क्योंकि जहां अगर मान लो शिक्षा के केंद्र तो उसको काशी ही बोला जाता है, इसलिए काशी। श्योर सक्सेस फॉर मेडिकल और ऑफिसर हो गया। जैसे मान लो आकाश एसिटाइल कोएंजाइम ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बाइंड करता है, क्या बनाएगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बाद सीस एकोटिनेट, सीस एकोटिनेट के बाद आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के बाद ऑक्जेलो सक्सिनेट, ऑक्जेलो सक्सिनेट के बाद अल्फा कीटोग्लूटेट, अल्फा कीटोग्लूटेट के बाद
सक्सिनाल कोएंजाइम, सक्सिनाल कोएंजाइम के बाद सक्सिनेट, और सक्सिनेट के बाद फ्यूमरेट, फ्यूमरेट के बाद मैलेट, मैलेट के बाद ओक्सैलो एसिटिक एसिड। अब थोड़ा इसमें अगर जैसे अभी आपको बताया एक वाटर मोलिक्यूल यहाँ पे ऐड हुआ और यहाँ पर एक वाटर मोलिक्यूल H2O रिलीज हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे एंजाइम काम करता है एकोटिनेज, यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा, एकोटिनेज। अब फिर यहाँ पर एक वाटर मोलिक्यूल ऐड होता है, फिर से यहाँ पे एक वाटर मोलिक्यूल ऐड होता है, यहाँ पे एंजाइम भी काम करता है एकोटिनेज। लेकिन एक बात और आपको याद रखना है, पहले हम बता दे रहे हैं, जैसे स्टेप 4, जैसे स्टेप 4, 6, 8, 10, ये स्टेप जो है ना डिहाइड्रोजनेशन का स्टेप है। कौन सा है, डिहाइड्रोजनेशन का स्टेप है। और स्टेप 5 और 6 जो है ना डिकार्बोक्सिलेशन का स्टेप है। तो ये बात आपको याद रखना है, कहां NADH2 का फॉर्मेशन होना है और कहां FADH2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया डिहाइड्रोजनेशन का स्टेप, और ये स्टेप जो है 5 और 6 जो है आपको डिकार्बोक्सिलेशन होता है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे स्टेप 6 दोनों मार है, डिहाइड्रोजनेशन और डिकार्बोक्सिलेशन दोनों होता है। हाँ, यहाँ पे दोनों होगा स्टेप 6 पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका देख लेते हैं स्टेप। अच्छा, पहले इसको अगर हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप हुआ। 10 स्टेप हम जब पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस में भी होता है, 10 स्टेप यहाँ पे क्रेब साइकिल में भी होता है। अच्छा, एक चीज और वहां पे इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी जब स्टेप 6 की बात करते हैं तो वहां भी डिहाइड्रोजनेशन होता है, समझ गए। और यहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पे 6 पर हो रहा है। एक चीज और, SLP स्टेप जो सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि ATP फॉर्मेशन विदाउट ETS का जो होता है, स्टेप नंबर 7 पर होता है ग्लाइकोलाइसिस में। और यहाँ पर भी स्टेप 7 पर भी यहाँ पे SLP स्टेप चलता है। तो चलिए थोड़ा सा इसका एंजाइम के बारे में देख लेते हैं। स्टेप 4 पर यहाँ पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, जो कि यहाँ पर NAD+ ये कन्वर्ट होगा NADH2 में। यहाँ पे एंजाइम काम करता है क्या कहता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा। फिर यहाँ पे ऑक्सोलोसक्सिनेट है। अच्छा, एक चीज बताओ, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, क्योंकि अभी एक भी डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ तो अभी भी 6 कार्बन। तो यहाँ पर भी अभी 6 कार्बन है, क्योंकि आप स्टेप 5 पर जैसे आया तो ये हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होगा, यहाँ पे रिलीज होता है, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप चलता है, डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप चलेगा, ठीक है। चलिए अब स्टेप 6 पर। अच्छा, स्टेप 6 पर एक चीज बताए हैं, डिहाइड्रोजनेशन और डिकार्बोक्सिलेशन दोनों चलता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटेट का डिहाइड्रोजनेशन और डिकार्बोक्सिलेशन दोनों होता है। यहाँ पर CO2 भी रिलीज होता है और NADH2 का भी फॉर्मेशन होता है और NAD+, ठीक है। और यहाँ पर कहने का मतलब ऑक्सीडेटिव बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन या डिहाइड्रोजनेशन डिकार्बोक्सिलेशन दोनों हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब दोनों एक साथ हो रहा है तो यहाँ पे कोफैक्टर का भी काम करता है, TPP, LA लिपोइक एसिड और कोएंजाइम ऐड हुआ था, तो ये सक्सिनाल कोएंजाइम ऐड हो रहा है और एक Mg2+ आयन, ये पाथवे यहाँ पे चलता है, ठीक है। और उसके बाद स्टेप नंबर 7 की बात जैसे किए, स्टेप नंबर 7 पर एक चीज अभी बताया थोड़ी देर पहले, SLP का। SLP कहने का मतलब यहाँ पर यानी कि इसका सक्सिनाल कोएंजाइम पे थायोकाइनेज, इसको हम बोल सकते हैं थायोकाइनेज, यहाँ पर फॉस्फेट यहाँ पर रिलीज हो रहा है। यहाँ पर एनसीईआरटी ऐसे लिख रहा है जीडीपी से जीटीपी बन रहा है, लेकिन एनसीईआरटी वहां पर बहुत अच्छा से लिख दिया है जीटीपी से यहीं पे प्रेजेंट होता है एडीपी और एडीपी से कन्वर्ट हो जाता है एटीपी और ये फॉस्फेट इसको देकर ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। कहने का मतलब अब यहाँ पे कौन सा स्टेप हुआ, SLP। कौन सा स्टेप SLP मींस क्या होगा, सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि यहाँ जो एटीपी बना ये आपको ETS में इंटर नहीं करेगा, विदाउट ETS के एटीपी फॉर्मेशन, यानी डायरेक्ट एटीपी यहाँ से बन रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सक्सिनेट यानी सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, सक्सिनेट से स्टेप नंबर 8 पर एक चीज और याद रख सकते हो, फ्यूमरेट से पहले FADH2 बनता है। क्या बनता है, फ्यूमरेट से पहले FADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं,
FAD+, ये कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, ठीक ना। और एक चीज और, यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, SDH, जो कि बार बार इसके बारे में हम नाम लिए, SDH एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एक चीज तो यहाँ पे देखिए क्रेब साइकिल में है, लेकिन पूरे इसके अलावा टोटल पाथवे आपको मैट्रिक्स में मिलेगा, लेकिन इसका जब लोकेटेड बात करेंगे तो ये होता है आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपको टोटल की पता है कहां, मैट्रिक्स में चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक स्टेप 8 जो है एसडीएच एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। इसलिए जब ईटीएच की बात करते हैं तो वो भी कहां चलता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। इसलिए ये एसडीएच एंजाइम दोनों जगह दोनों पाथवे में काम करता है, इसलिए इसको बोला जाता है मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूमरेट में क्या होगा, एक H2O मोलिक्यूल यहाँ पे यूज होता है, ठीक ना। और यहाँ पे एंजाइम काम करेगा फ्यूमरेज। कौन सा एंजाइम काम करेगा, फ्यूमरेज। और फ्यूमरेज किसमें करना होगा, मैलेट में, ठीक ना। अब मैलेट, अब यहाँ पर होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कहने का मतलब Na+, ये कन्वर्ट हो जाएगा NaDH2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कितने, जैसे मान लीजिए एसिटाइल कोएंजाइम से स्टेप नंबर कौन, स्टेप नंबर 4, 6, 8 और 10 पर देखिए क्या चल रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ठीक ना। यानी कि स्टेप नंबर 4, 6 और 10 पर NaDH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और स्टेप नंबर 8 पर FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा एटीपी के कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो कि बार बार एटीपी के कैलकुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए एक बात एनसीईआरटी में लिख रहा है यहाँ पर, जिसे मान लो पायरुविक एसिड प्लस यहाँ पर 4 NAD++1 FAD+, और यहाँ पर 2 H2O प्लस ADP प्लस IP। ये आपको एनसीईआरटी में लिखा है। इसका मतलब क्रेब साइकिल का पूरा पायरुविक एसिड से जो पाथवे चलता है उसका टोटल का कैलकुलेशन यहां पर हो जाएगा। ये कहां चलता है, टोटल जो मैट्रिक्स, क्या कहां, मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना, मैट्रिक्स के अंदर। तो ये क्या क्या चीज का फॉर्मेशन, जैसे पायरुविक एसिड से पूरे क्रेब साइकिल में कितने कार्बन का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, 3 CO2 का डिकार्बोक्सिलेशन होगा, प्लस 4 NAD+ है तो कितना बनेगा, 4 NADH2। अब कहोगे सर एक पायरुविक एसिड जब लिंक रिएक्शन चलता है तो वहां पर होगा, और 3 क्रेब साइकिल में होता है, ठीक है। और प्लस 1 FADH2 बनता है, प्लस 1 ATP का फॉर्मेशन, प्लस यहाँ पर 4 प्रोटॉन। यही एनसीईआरटी का लिखा हुआ डाटा। हम थोड़ा सा एटीपी के कैलकुलेशन कर लेते हैं, एटीपी का कैलकुलेशन, एटीपी का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे पायरुविक एसिड से क्या क्या चला, एक लिंक रिएक्शन चलता है, लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब साइकिल चलता है, क्रेब साइकिल। तो लिंक रिएक्शन से जब करते हैं तो लिंक रिएक्शन में सिर्फ जैसे एक पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं तो लिंक रिएक्शन में सिर्फ 1 NADH2 का फॉर्मेशन होगा, और एक चीज और पता होना चाहिए, 1 NADH2 = 3 ATP होगा। कितने, 3 ATP। तो यहाँ पे लिंक रिएक्शन कितना ATP बन गया, 3 ATP का फॉर्मेशन। अब क्रेब साइकिल की बात करते हैं। क्रेब साइकिल में जब करते हैं तो यहाँ पर 3 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, प्लस 1 FADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 3 NADH2 कितना हुआ, इंटू 3 कर लीजिए, 3 ATP, और यहाँ पे इंटू 2 कर लीजिए, 2 ATP, कितना हो गया,
9 एटीपी और यहाँ पर प्लस 2 एटीपी। अब प्लस एक एसएलपी चला था स्टेप नंबर 7 पर, यानी कि यहाँ पे जीटीपी बना था, जीटीपी, इससे एक एटीपी बना, 1 प्लस एटीपी, यानी कि टोटल करेक्ट साइकिल कितना हो गया, 9 प्लस 2 प्लस 1, यानी कितना हो गया 12 एटीपी। अच्छा, तो यानी कि पायरुविक एसिड से कितना बन गया, 1 पायरुविक एसिड से कितना बन गया, 1 पायरुविक एसिड से लिंक से कितना बना, लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब से, हाँ क्रेब से 3 बना प्लस इधर 12 बना, यानी कि टोटल 15 एटीपी, ठीक ना। अच्छा, तो यानी कि कितने, एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड बनता है 2 पायरुविक एसिड, यानी कि 2 पायरुविक एसिड से तो बन जाएगा कितना, इंटू 2 करता, 2 इंटू 15 एटीपी, टोटल कितना हो गया 30 एटीपी, ठीक ना। यानी 2 पायरुविक एसिड से 30 एटीपी बन गया। लेकिन अब टोटल हम एक चीज देख लेते हैं, एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बनता है। जब एक ग्लूकोज से देखते तो यहाँ, हाँ 2 पायरुविक एसिड से, 2 पायरुविक एसिड से यहाँ पे 30 एटीपी बना, 30 एटीपी प्लस ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस से यहाँ पर बनता है 6 और 8। अब देखो 6 और 8 क्यों लिख रहे हैं, 6 और 8, अगर मान लीजिए मैलेट एस्पार्टेट के पास गया तो 8 एटीपी बनता है, अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट के शटल के पास में जाएगा तो 6 एटीपी बनेगा। तो टोटल कितना हो गया 36 और 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यह इतना 36 और 38 एटीपी बनता है। चलो ठीक है।